स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ये एक तौर का रिन्यूएबल एनर्जी है, तो आइए इसको समझते हैं। ये एक व्यूअर रिक्वेस्ट के कारण किया जा रहा है, तो समझिए यहाँ पे हम लोग बात किस चीज़ का कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी जो है धरती पे गिरती है। ऑब्वियसली सन से आ रहा है, धरती पे कहीं तो गिरेगा, तो सबसे ज़्यादा टाइम वो समुद्र पे गिरता है। ऑब्वियसली 70% धरती समुद्र से कवर है, तो समुद्र पे ही गिरता है, तो समुद्र को वो हीट अप करता है। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि पानी गर्म हो जा रहा है, ये बात एकदम सही है, लेकिन डीप वाटर नहीं गर्म हो पाता। मतलब सन एनर्जी डाल रहा है, लेकिन इतना नहीं है कि वो एकदम मतलब समुद्र का जैसे ऊपर का सतह मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है या 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसा नहीं है कि नीचे वाला पानी यानी कि 1 किलोमीटर की गहराई में जो पानी है वो भी 30 डिग्री सेल्सियस में, वैसा नहीं है, वो बहुत कम टेम्परेचर में है। तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है टेम्परेचर डेल्टा, यानी कि एक गर्म साइड और एक ठंडा साइड। सिर्फ गर्मी से आप ऊर्जा नहीं निकाल सकते, नहीं तो हम लोग ये मतलब सीधे समझिए रेगिस्तान में स्टर्लिंग जला के काम हो जाए। आपको दोनों चाहिए, गर्म और ठंडा। तो यहाँ पे वही हो रहा है, सन की एनर्जी आ रही है, पानी का इतना बड़ा बॉडी है कि वो एक थर्मल बैटरी की तरह गर्म हो जा रहा है, नीचे ठंडा है, तो हम लोग को दोनों चीज़ मिल रहा है, गर्म और ठंडा। और ये जो है ये 24/7/365 चलता है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, कोई फर्क मतलब ऐसा होता है मतलब गर्मी और ठंडा में ये मतलब आधा डिग्री का अप डाउन हो जाता है, लेकिन ये नहीं होगा कि जैसे सोलर पैनल है रात में बंद हो जाता है, वैसा नहीं होता। विंड वाला है जो कभी बहुत फ्लक्चुएट करता है, ये वैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा और थर्मली स्टेबल सिस्टम है, यानी कि ये बम स्थिर रहता है। तो यहीं पे हम लोग बात करेंगे सोलर एनर्जी एज ए बैटरी के तौर पे इसको गर्म कर रहा है। तो ठीक है, वो हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया टेम्परेचर तो बहुत कम रहता है, तो उससे कैसे काम किया जाए। तो यहाँ पे समझिए लो टेम्परेचर डेल्टा के कारण हम लोग का जो वर्किंग फ्लूइड है, यानी जिस फ्लूइड का आप इस्तेमाल करके एनर्जी निकालेंगे, उसको लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी कि कम टेम्परेचर वाला। ये समझिए एक तरह से जैसे आपका एयर कंडीशन कितना नीचे तक टेम्परेचर ले जा सकता है, ये डिपेंड करता है उसका वर्किंग फ्लूइड कितना नीचे तक मतलब कितने लो बॉइलिंग टेम्परेचर का है। तो यहाँ पे लोग अमोनिया या CFC का इस्तेमाल कर सकते हैं। CFC के बहुत सारे वेरिएंट हैं जो कि कम ओजोन डिप्लीटिंग है, तो वो भी आजकल इस्तेमाल होता है। तो अमोनिया से मतलब सबसे स्टार्टिंग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को कुछ बॉईल करना है ताकि उससे टरबाइन चला सके। तो समुद्र का ऊपर वाला पानी यानी ऊपरी सतह का जो पानी है, जो कि 20 डिग्री से ऊपर हमेशा रहता है, वहाँ से पानी है, ये लो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो फ्लूइड है वो एक पार्शियल प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में इवेपोरेट कर गया। अब ये इवेपोरेट कर गया, स्टीम बन चुका है, एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब वो टरबाइन चलाएगा, टरबाइन से आपका जनरेटर चलेगा, जनरेटर से आपकी बिजली मिलेगी। अब जो टरबाइन के बाद जो वेपर निकला है, उस वेपर का करना क्या है, उस वेपर को आपको ठंडा करना पड़ेगा। तो उस वेपर को ठंडा करने के लिए आप डीप सी वाटर से पानी निकालेंगे और उसका इस्तेमाल करके ठंडा कर देंगे। आपको मिक्स नहीं करना, बस उसको मतलब रेडिएटर का इस्तेमाल करके ठंडा कर देना है। और यही आपको एनर्जी का मेन साइकिल है, मतलब आपने बॉईल किया, बॉईल से वेपर जाके टरबाइन चलाया, टरबाइन से आया जो वेपर निकला, इसमें प्रेशर ये मतलब काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी वो वेपर है, तो उसको ठंडा करने मतलब कंडेंस करने के लिए उसको आपने ये डीप सी वाटर का इस्तेमाल करके वो ठंडा कर दिया। अब ये फ्लूइड वापस ये सर्किल पूरा करेगा और आपका गर्म पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, डीप वाटर थोड़ा सा गर्म हो चुका होगा। मतलब ये समुद्र के बारे में बात कर रहे हैं, महासागर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस पर फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला। मतलब थर्मल मास बहुत ज़्यादा है, मतलब हम लोग मेगावाट के ऊपर मेगावाट के ऊपर मेगावाट निकालते जाए तब तक फ़र्क भी नहीं पता चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सन दिन में बहुत एनर्जी डालता है। तो यहीं पे समझिए कि हम लोग टरबाइन वेपर से चलाएंगे जिससे बिजली मिलेगा। और जो समुद्र की बात की जा रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप मतलब तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र में आप घर बनाए धड़ाक से 5 फुट नीचे आपका काम हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं सतह और सतह के नीचे डीप सी, ये दोनों के बीच में जनरली 1 किलोमीटर का अंतर होना चाहिए, यानी बहुत गहराई चाहिए। ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपको सरफेस में मतलब टेम्परेचर डेल्टा आपको मिलने लगे, आप जैसे जैसे गहराई बढ़ाते जाएंगे आपको टेम्परेचर डेल्टा मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मतलब काम निकालने लगे, यहाँ पे आपका बॉइलिंग और कंडेंसिंग दोनों अच्छे से आसानी से हाई इफिशिएंसी से हो, इसके लिए कम से कम 1 किलोमीटर का गैप होना चाहिए आपका कोल्ड इन मतलब ये हॉट इनलेट से और कोल्ड इनलेट से, मतलब 1 किलोमीटर। तो समझिए समुंदर में ही किया जा सकता है। तो यही इसका वर्किंग है। जैसे आपका पानी को भाप बनाते हैं, यहाँ पे पानी की जगह पे अमोनिया को कर रहे हैं, और टेम्परेचर का डेल्टा कम होने के चलते इसमें बम एनर्जी नहीं होती, क्योंकि इफिशियंसी कम हो जाएगी। जैसे ही भले एनर्जी कई गीगावाट है, लेकिन उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना, उसको निकाल पाना मुश्किल होता है। तो बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। इतना तिकड़म वाला चीज़ समुद्र में जाके करने का फ़ायदा क्या है। सबसे पहला, बहुत कम एनर्जी सोर्स है जो 24/7/365 है, लगभग कोई भी नहीं, क्योंकि कहने को वो काम सबसे नज़दीक इसके आता है आपका हाइड्रो पावर डैम। और हाइड्रो पावर डैम में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि सबके सब सूखे जा रहे हैं, तो वो तो वही समस्या हो गया। प्लस बारिश के दरमियान कई कई बार बंद करना पड़ जाता है, कई बार डैमेज हो जाते हैं।
तो एक तो वो समझ, इसमें वैसा कुछ नहीं है। प्लस इसका पावर आउटपुट कम बेसी कर सकते हैं, जैसे कि आप विंड टरबाइन चला रहे हैं, कई बार विंड टरबाइन को बंद करना पड़ जा रहा है क्योंकि पावर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, और मान लीजिए लोड नहीं है रिक्वायरमेंट में, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब आप चाहोगे कि थ्रॉटल हो आपके पावर में। कोयले पावर प्लांट में भी होता है कि जैसे मान लीजिए रात को पावर लोड कम हो रहा है, वो कम कोयला जलाने लगते हैं ताकि बिजली बर्बाद ना हो, कोयला बर्बाद ना हो उनके लिए। यहाँ पे वैसा करना ज़रूरी नहीं, तो ग्रिड में बिजली की ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिए, ग्रिड स्वाहा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंट्रोलेबल मिलता है कि आपको वॉल्व्स का इस्तेमाल करके आप आराम से कम बेसी कर सकते हैं। और ये समुद्र में भी किया जाता है, ज़रूरी नहीं कि आप ज़मीन पे ज़मीन छेक के ज़मीन पे पावर प्लांट बनाएं। आप समुद्र के ऊपर जैसे ऑयल रिग होती है, जहाँ पे मतलब तेल की मतलब समझिए तेल ड्रिल करने के लिए ऑयल डीप सी जो ऑयल रिग्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके आप सीधे सीधे समुद्र में कर सकते हैं। आपको पाइप का इस्तेमाल करके पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ तटीय इलाका ऐसा होता है जहाँ पे मतलब समुद्र के लेवल पे बहुत गहराई होती है, तो वहाँ पे ये पाइप लगाने वाला सिस्टम ट्राई किया जाता है। जहाँ पे ऐसा है कि बहुत दूर जाने मतलब बस मतलब चाहिए तट से करीब 6 से 7 किलोमीटर बाद जाने के बाद आपको मिल रहा है कि हाँ भाई अब उतना गहराई है, तो वैसे केसेस में लोग कहेंगे भैया ऑफशोर का ही इस्तेमाल करो, जहाँ है कि मतलब तुरंत मतलब गहराई तुरंत शुरू हो जा रही है, वहाँ पे लोग अलग तरीका ये मतलब लैंड पे भी बना सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे, और प्लस ये एनर्जी सिक्योरिटी देता है क्योंकि हाइड्रो डैम एनर्जी सिक्योर नहीं है। आप मतलब इंडिया का जो मतलब खूब सारे माइक्रो डैम बना दिए गए गंगा को बर्बाद करने के लिए, मतलब उसमें से आधा से ज़्यादा भी उसका मतलब 50% पावर भी नहीं दे रहे थे। मतलब गवर्नमेंट को बेचा गया कि भैया ये 50 मेगावाट देगा, जब लगा दिए चालू कर दिए तो वो 20 भी नहीं दे रहा है। और प्लस ये समुद्र नदी के केस में ग्लेशियर सूख रहा है, तो ये सबको दिख जा रहा है कि नहीं भैया इसका आउटपुट आने वाला ही नहीं है आने वाले टाइम में। और आने वाले टाइम मतलब ऐसा नहीं कि आने वाले 100 साल में, मतलब 75-70 साल के आप लोग जिंदा रहोगे उतने टाइम दिखने लगेगा पावर आउटपुट कम हो रहा है। तो यहाँ पे ये समस्या नहीं है, ये क्योंकि पूरे पृथ्वी का थर्मल मास के तौर पे बिहेव कर रहा है, इसमें हम लोग कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। ये तभी होगा जब सूरज का आउटपुट कम बेसी हो जाए, वो तो नहीं होने वाला है। तो समझ लीजिए इसका बम बम प्रॉफिट है कि मतलब दिन रात सुबह शाम चलेगा, आपको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं। आपको कम बेसी करना है तो उस हिसाब से आप इसमें जनरेटर ज़्यादा लगा सकते हैं और कम एनर्जी भी निकाल सकते हैं आराम से। आप इसको ज़मीन भी छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोलर पावर प्लांट काफ़ी बम बम एनर्जी देता है और वो लगभग कोयले के दाम का या उससे कम का दाम का भी बिजली देने लगा है आजकल। इसीलिए मतलब ये 800 मेगावाट का प्लांट बना, फिर 2000 मेगावाट का बना। अभी इंडिया में एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जो 20,000 मेगावाट का सोलर फार्म बनाया जाएगा राजस्थान में। तो ऐसे ऐसे करके बम बम सब किया जा रहा है, गाड़ी खुल गई, लेकिन वो 24/7 नहीं है। ये वो सब समस्या हटा देता है, ये एनर्जी सिक्योरिटी देता है कि दूसरा देश जैसे मान लीजिए नेपाल नहीं बोलेगा हम पानी रोक देंगे, वैसा कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। तो ये एनर्जी सिक्योरिटी भी दे देता है कि आपको कोई टेंशन नहीं, आपसे कोई ये हड़प नहीं सकता, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आप न्यूक्लियर फ्यूल का करते हैं तो उसके पीछे बूम ब्राम ब्रीम हो जाता है, वो सब करने का कोई टेंशन नहीं है। काफ़ी सिक्योरिटी दे, काफ़ी फायदा है। अब जब सब चीज़ फ़ायदे हैं तो हर कोई क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेता है इसका। यहाँ पे समझिए ये दाम जो है कितना लगता है इस प्लांट को बनाने में, पागल जैसा है। सोलर आजकल सब लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोलर पैनल वाला सिस्टम सिंपल है, एलिगेंट है, और बिजली मतलब जितना आप कैपिटल लगाते हैं वो कैपिटल को आपको रिकवर तो करना पड़ेगा ना। जैसे आपने 100 करोड़ लगा दिया, वो 100 करोड़ वापस आएगा तब ना आप प्रॉफिट लोगे। और अगर आप बोलोगे नहीं हम प्रॉफिट के लिए नहीं करें, अरे भैया तो खरीदोगे कैसे? 100 करोड़ लाओगे कहाँ? मतलब किसी से आप लोन उठाते हो 100 करोड़ का तो देना तो पड़ेगा ना, और प्लस इंटरेस्ट पर देना तो पड़ेगा ना। तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितना बड़ा होगा ये उतना ज़्यादा टाइम लगाता है रिकवर होने में। तो इसका कैपिटल कॉस्ट पागलपंती जितना है। और ऐसा क्यों है? इसमें बहुत सारे फिजिकल पार्ट्स है, जैसे कि सोलर थर्मल उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं है जितना सोलर पैनल है। सोलर पैनल में कुछ है ही नहीं, मतलब सिर्फ मतलब मेटल का फ्रेम है, पैनल लगाना, इन्वर्टर लगाना है। सब स्टेशन तो आपको हर में लगाना ही पड़ेगा, तो उसमें भी लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब एकदम सिंपल है। इसीलिए 800 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट के बारे में बात चल रहा है। जबकि सोलर थर्मल का खोजी सबसे बड़ा प्लांट कितना है? बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि जितने मूविंग पार्ट्स होंगे उतना ज़्यादा मशीन लगेगा, उतना ज़्यादा खराब होगा, उतना ज़्यादा बेरिंग्स लगेंगे, उतना ज़्यादा मेंटेनेंस लगेगा। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत है, बहुत सारी चीज़ महंगे होते हैं। जैसे कि सोलर पैनल कोई सस्ता चीज़ नहीं है, लेकिन सिंपल चीज़ है, बस एक पैनल है, आपको दिमाग उसमें ज़्यादा नहीं लगाना है। यहाँ वैसा नहीं है, ये महंगा भी है प्लस कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि आप जो चीज़ के साथ बात कर रहे हैं, जैसे कि अमोनिया के साथ बात करें, अमोनिया एक हैजर्डस मटेरियल है, यानी कि वो लीक किया तो आदमी को ऊपर ले जा सकता है, आग भी पकड़ सकता है। तो मतलब थोड़ा सीरियसली आपको सोच समझ के उसके साथ काम करना है। प्लस आप जो हीट एक्सचेंजर का बात कर रहे हैं वही सबसे बड़ा फजीयत है। हीट एक्सचेंजर में समुद्र का पानी इंटरेक्ट कर रहा है, समुंदर का पानी ले लेता है हर चीज़ का। कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जो उस पर आप रख दिया और भूल जाइए, ख़त्म हो ही जाएगा। उसको थोड़ा तुरंत नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मतलब इतनी अच्छी इंजीनियरिंग हमारी हो गई है कि आज बना के रख दिया तो चल गया। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग का जो करंट इंजीनियरिंग है वो इतना मोटा लगा दें। हीट एक्सचेंजर के लिए आप ऐसा नहीं चाहते, हीट एक्सचेंजर के लिए आप चाहते पतला पतला कर देते हो ना, आपका कंप्यूटर का हीट सिंक में जो फिन्स रहते हैं कितने पतले रहते हैं, वैसा चाहते हैं। पहले तो उसको ऐसा बनाओ जो टिके समुद्र का पानी में, वही झमेला है। फिर उसके बाद ये समस्या होता है कि बायोलॉजिकल फाउलिंग होती है, यानी कि बायो ऑर्गेनिज्म उसके
जमने लगते हैं। अब वो जम गया तो आपका रेडिएटर जाम हो जाता है, उसमें मतलब गर्मी इधर से उधर नहीं जा पाती है और वो लटका देता है। तो इसीलिए समझिए मेंटेनेंस ऐसा नहीं, मैं सिर्फ पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, टरबाइन है, चेंबर्स हैं, उस सब का मेंटेनेंस तो छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको उनके जितने पाइप्स हैं उसका समुद्र के से आपको लड़ाई करना है, जो मतलब मेंटेनेंस रेगुलर करना पड़ेगा। सोलर पैनल जैसा नहीं कि इसको बस मतलब एक छोटा सा रोबोट लगा दीजिए, जैसे जैसे जाकर उसको झाड़ दे रहा है, कोई टेंशन नहीं लगाना है। यहाँ पे मतलब जो जो इसके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं उसमें डीप सी रोवर का इस्तेमाल किया जा रहा है कि रोवर जाके पाइप का क्लीन करता रहेगा। और इसका लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा था, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत डेंजरस चीज़ है, वो मतलब अच्छे अच्छे चीज़ को तोड़ देता है। और आप यहाँ उसको रेगुलर साइकिल कर रहे हो तो वो ले लेगा, कोई भी चीज़ को तोड़ फोड़ देगा। तो ये समझिए शॉर्ट लाइफ होता है। इंडिया भी एक तो 2000 मतलब बहुत पहले 2007 में या 2010 के आसपास में एक तो शिप बनाया था जो इसी प्लांट के लिए बनाया गया था। इसका नाम था सागर शक्ति। तो सागर शक्ति मतलब लगाते ही इनका डीप सी वाला पाइप टूट गया था, उसके बाद इसको प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, इसीलिए आपको दोबारा इसका कहीं फुटेज वुटेज नहीं मिलेगा। तो यही समझिए बहुत छोटा लाइफ स्पैन है, क्योंकि मतलब समझिए समुद्र का पानी कोई बच्चों में हिलने की चीज़ तो नहीं, वो एक एक चीज़ को तोड़ डालता है। उसको करना है, इतने सारे इसमें पार्ट्स हैं कि मेंटेनेंस भी बहुत लगेगा और कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महंगी चीज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, फजीयत भी बहुत है और कैपिटल, ये सब के चलते कोई इसको स्टार्ट ही नहीं कर रहा है। भले ही ये सब चीज़ समस्या सॉल्व कर दे हमारी, मतलब अगर आज इसका हम लोग एकदम बम इस्तेमाल करते हैं, हमारा सारा समस्या सुलझा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। जितना सोलर एनर्जी लैंड पे नहीं पड़ता उससे ज़्यादा समुद्र में पड़ता है। और समुद्र में वो थर्मल मास का बेनिफिट उठा के, हाँ एफिशिएंसी कम है लेकिन इतना बड़ा मास है कि मतलब समझिए कि ये 1-2 खरब गीगावाट के बारे में बात कर रहे हैं, उस गीगावाट में से 1% का 1% हमारे लिए काफ़ी है। तो समझिए कितनों लो एफिशिएंसी है। यहाँ कभी ये समझ ये हवाई का जो प्लांट है ये 100 किलोवाट के लिए बनाया गया था और ये डायरेक्ट ग्रिड से जुड़ा हुआ है, सीधे जोड़ दिया ग्रिड से, क्योंकि ये कंट्रोल कर सकते हैं कि मान लीजिए ग्रिड का आ रहा है कि ग्रिड पे लोड कम पड़ रहा है, उसका कम कर दो पावर आउटपुट, ज़्यादा पड़ रहा है बढ़ा दो। तो बहुत अच्छा होने के बावजूद भी कोई इसको नहीं कर रहा है, इसी कारण से कि मतलब इसका दाम अभी कोई घटा नहीं पाया है। तो अब बात करते हैं कि भविष्य में क्या होगा। लगता है फोटो गायब हो गया। खैर समझिए भविष्य में ये होगा कि यहाँ पे पावर बहुत है, यहाँ पे हम लोग को कोई डिस्कशन नहीं कि पावर कम पड़ जाए। जैसे कि वेव पावर के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो समुद्र के ऊपर जो लहर चलती है उसका एनर्जी निकालने की कोशिश करें, उसमें काफ़ी एनर्जी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब उससे आप देश नहीं चला सकते, छोटा मोटा गाँव संभाल सकते, देश नहीं चला सकते। यहाँ पे वैसा समस्या नहीं है। ये प्लस ग्रिड में सीधे जोड़ सकते हैं, तो आपको ये नहीं कि हाँ पावर प्लांट बनाओ फिर जाइंट बैटरी बैंक बनाओ, वो सबको कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधे जोड़ दो। और ये इसके अगर इफिशिएंसी इंप्रूव कर दिए तब हम लोग को बम फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने बताया टेम्परेचर डेल्टा कम है, 20 डिग्री का भी बात करो वो भी कुछ ही जगह पे मिल रहा है। तो थियोरेटिकल जो साइकिल है, मतलब आपका लिक्विड से यानी कि फ्लूइड से वेपर में बनना, वेपर से फिर से फ्लूइड में बनना और ये साइकिल पूरा रिपीट करना, इसमें आपको जो कि इतना कम टेम्परेचर डेल्टा है, 7% का थियोरेटिकल लिमिट है कि 7% आप निकाल सकते हो। मान लो 100 वाट की एनर्जी थी तो उससे आप सिर्फ 7 वाट निकाल सकते हैं। समस्या ये है कि वो भी हम लोग अभी तक अचीव नहीं किए, जो मैक्सिमम अचीव किए हैं वो 5% के आसपास है। तो यही समझिए कि बहुत ये अगर इंप्रूव हो जाए, और ये भी 5 मतलब लैब वाला लेवल पे है, ऐसा नहीं कि मतलब समुद्र में लगा दिया चल रहा है, वो तो सिर्फ 2 से 3% पे चल रहा है। तो अगर वो इफिशियंसी कर दिए 7% के पास भी है, जैसे मान लीजिए 6 कर दिए, तब मतलब समझ रहे हैं आपका पर वाट बिजली का दाम घटने लगेगा। और पार्ट्स जो हम लोग को बनाना होगा इसके लिए वो लंबा टिके। अभी यही सबसे बड़ा समस्या है कि हमारा पार्ट्स टिकता ही नहीं है, बनाते समुद्र में जितने लोग भी काम करते हैं आपको बता देंगे, ये समुद्र एक एक चीज़ को तोड़ देता है, कोई चीज़ उसके सामने बहुत लंबा नहीं रहता। जैसे बहुत सारे का वेव पावर को मैकेनिकली करेंगे, समुद्र बोला अच्छा है मैकेनिकली, थोड़ी था थोड़ी तोड़ रहा था। अब वो सब मोटे मोटे इंच मतलब 1 इंच के मोटे स्टील पाइप्स को सुहा कर डाल रहा था, उससे भी बड़े बड़े चीज़ को तोड़ फोड़ देता है। तो समुद्र ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप रखे और भूल गए, और वो सब भी हटा दो। चलो आप जमीन में बनाते हो, उससे पाइप है, पाइप टूटेगा तो आप रिपेयर कर सकते हो। बायोलॉजिकल फाइलिंग मतलब बैंड बजा देता है कि उस पर रेडिएटर का आपका चिपकने लगेगा। मतलब समझिए बायोलॉजिकल लाइफ अगर उसमें पहुंच गया तो क्या आपका काम। तो 2-3 बड़े समस्या है इसको सुलझाने का। इसका दाम इतना घटाना हो कि कोई रिस्क लेके बना सके। दूसरा इसको ऐसा बनाए कि आज बनाए तो वो टिके कुछ साल तक, और फिर देखिए मतलब अगर एफिशिएंसी भी बढ़िया होगी तब तो कोई टेंशन नहीं है, हमारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ओशियन थर्मल एनर्जी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, तो मैं हर कमेंट जल्द देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।